हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो LIC IPO को लेके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी हम LIC IPO के बारे में जानेंगे और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। इसकी गारंटी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। LIC के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो 65 ईयर्स से ये लाइफ इंश्योरेंस इंडिया को प्रोवाइड कर रही है इंडियंस को, एंड 64.1% का इनका मार्केट शेयर है। यानी कि बाकी के जो 46% है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, लेकिन अभी ये मेजॉरिटी लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर ऑफ इंडिया है। लार्जेस्ट इंश्योरर होने के साथ साथ जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स है वो ये है कि ये लार्जेस्ट एसेट मैनेजर भी है। यानी कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जिसको हम बोलते हैं वो है 40 लाख करोड़ का। 40 लाख करोड़ जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी 1 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर आप AUM कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ 36 लाख करोड़, उससे भी 4 लाख करोड़ ज़्यादा है LIC का AUM। तो ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है कि ये लार्जेस्ट इंश्योरर होने के साथ साथ लार्जेस्ट एसेट मैनेजर भी है। 10 लाख करोड़ का इनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। साथ ही ये FD एंड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करती है, लेकिन इक्विटी मार्केट में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छे ब्लू चिप कंपनीज़ में इनकी बहुत अच्छा स्टेक इनका लिया हुआ है, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, SBI, L&T। इनमें इनका काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है। आप देखते भी होंगे कि LIC काफ़ी ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस एंड इंक्रीज़ भी करती रहती है, तो इनका एक तरीके का रेवेन्यू उधर से भी आता है। ओके, अच्छे इक्विटीज़ से। इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एकलौती ये गवर्नमेंट PSU है, अदरवाइज बाकी सारे इनके प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि इनके कॉम्पिटिटर है, जैसे कि HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। और लॉन्ग टर्म में देर आर हाई चांसेस, क्योंकि अभी भी LIC की जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि HDFC और SBI और ICICI जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, SBI नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इसके मार्केट शेयर को खाते जा रहे हैं। तो इस वजह से आगे जाके और ज़्यादा चांसेस है कि LIC की जो मार्केट शेयर है वो और कम होते जाएगी और धीरे धीरे ये मार्केट शेयर मूव होते जाएगा HDFC एंड ICICI, मैक्स, इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स के पास। ओके, प्राइवेट प्लेयर में सबसे ज़्यादा बड़ी जो लाइफ इंश्योरर प्लेयर है वो है HDFC। तो ये एक टक्कर की कंपनी हो सकती है आगे जाके। फ़िलहाल कोई टक्कर का कंपटीशन नहीं है LIC के सामने। 65% का शेयर अभी भी है, तो वो डिक्रीज़ होने में भी अभी काफ़ी साल लगने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक लॉजिक लगाओ कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने आज के दिन प्रीमियम पे किया और बस ख़त्म। ऐसा नहीं है, आपको पीरियोडिकली प्रीमियम पे करते रहना है। तो पीरियोडिकली प्रीमियम ऐसे कई सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो कि पिछले 5-6 साल पहले जिन्होंने पॉलिसी ली है और उनको आगे जाके भी 10-20 सालों तक प्रीमियम पे करते रहना है। तो वो भी तो एक प्रॉफिट है। वो रेवेन्यू कैसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू का रेशियो। ओके, एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है? एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट करता है कि फ्यूचर में जो प्रोसीडिंग्स आने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आगे भी तो पे करने वाले हैं, तो उनके जो पैसे आएंगे वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वही कैलकुलेट करके देता है आपको एम्बेडेड वैल्यू। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना है तो इसका फॉर्मूला है नेट एसेट का करंट मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट प्लस फ्यूचर प्रॉफिट का करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू और फ्यूचर प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करके निकलता है एम्बेडेड वैल्यू। तो अगर हम LIC के मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू रेशो निकालते हैं तो वो 1.1x आ रहा है। यानी कि LIC की जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है 6.07 करोड़ का। इसको डिवाइडेड बाय इनकी एम्बेडेड वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि जो फ्यूचर प्रोसीडिंग जो आने वाली है एग्जिस्टिंग कस्टमर से वो है 5.5 लाख करोड़ का। तो 6.07 करोड़ डिवाइड बाय 5.5 लाख करोड़ आता है 1.1x। ये इनका निकल के आया है मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू। इसी से आपको वैल्यूएशन कंपेयर करना है बाकी के मार्केट लीडर्स के साथ। तो HDFC, SBI, ICICI लाइफ, प्रूडेंशियल लाइफ, ये सारे जो मार्केट प्लेयर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, इनकी जो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू है वो 2.5x से भी ज़्यादा है। यानी कि
LIC की जो वैल्यूएशन इन्होंने रखी है, पहले ये थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे लेके आने वाले थे, अगर आपको याद हो 1200-1300 के रेंज पे लेके आने वाले थे, पर इन्होंने मार्केट सिनेरियो देखते हुए अपनी वैल्यूएशन को घटा दिया है और अब इनका जो मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 1.1x, जो कि अपने सारे कॉम्पिटिटर से सबसे ज़्यादा सस्ता है। तो वैल्यूएशन वाइज ये अच्छे एक रेट पे लेके आने वाली है अपना जो IPO है। तो ये एक अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन कम होता है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आई होप आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। LIC के IPO की डेट्स क्या है? 4 मई से लेके 9 मई तक, यानी कल से लेके 9 मई तक या LIC का IPO खुला रहेगा फॉर सब्सक्रिप्शन। प्राइस बैंड इसका रखा गया है 902 से 949। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काफ़ी सारे डिस्काउंट ये लेके आ रही है रिटेल कैटेगरी के लिए, पॉलिसी होल्डर एंड एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। तो डिस्काउंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। HNI के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। आप अगर HNI कैटेगरी यानी 2 लाख के ऊपर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। ओके, रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है कट ऑफ प्राइस पे, यानी कि 904 रुपीज़ का आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। 904 रुपीज़ में तो आपको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। एम्प्लॉय को भी 45 रुपीज़ का ही डिस्काउंट मिलेगा, यानी एम्प्लॉयज़ भी 904 रुपीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं कट ऑफ पे। पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला है 60 रुपीज़ का डिस्काउंट, यानी कि इनके लिए जो प्राइस निकल के आ रहा है वो है 889। तो पॉलिसी होल्डर अगर आप LIC के हो तो आप 889 के कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई आराम से कर सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है LIC के पॉलिसी होल्डर, LIC के एम्प्लॉयज़ एंड HNI, इन सब की अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे की जाएगी। और रिटेल कैटेगरी के लिए जैसे ड्रॉप होता है, लकी ड्रॉ टाइप का निकलता है, वैसे ही निकलेगा रिटेल कैटेगरी के लिए। अब पॉलिसी होल्डर कौन एलिजिबल हैं? तो देखो, अगर आपने 13 फेब 2022 से पहले या 13 फेब 2022 को LIC की पॉलिसी ख़रीदी है तो आप एलिजिबल हो, आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। एन्युटी पॉलिसी होल्डर हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप ही प्राइमरी पॉलिसी होल्डर हो तो बेनिफिशियरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं पॉलिसी होल्डर के कैटेगरी में। ओके, लास्ट डेट पैन लिंक करने का जो मैंने वीडियो भी बना के आपको बताया था 28 फेब 2022 था। तो 28 फेब के बाद अगर आपने पैन लिंक किया है तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैन कार्ड अगर आपने पैन डिटेल्स को लिंक कर लिया होगा अपने पॉलिसी के साथ 28 फरवरी से पहले तो आप एलिजिबल हो पॉलिसी होल्डर के तहत। ओके, उस कोटा में। अभी अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो आप कैसे करके अप्लाई कर सकते हो? तो आप 2 एप्लीकेशंस में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी। तो 2 + 2 4 लाख के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। अगर आप पॉलिसी होल्डर हो, आप HNI कैटेगरी में भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, यानी पॉलिसी होल्डर प्लस HNI कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस तरीके से 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ अगर आप LIC के एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी प्लस पॉलिसी होल्डर कैटेगरी एंड प्लस रिटेल कैटेगरी, इन तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय हो, आप पॉलिसी होल्डर हो, तो आप एम्प्लॉय प्लस पॉलिसी होल्डर प्लस रिटेल कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी 6 लाख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके का पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट है एंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे बेनिफिट है। प्रमोटर होल्डिंग अभी 96.50% का हो जाएगा आफ्टर द IPO। अपना वो जो स्टेक है वो 3.5% गवर्नमेंट डाइल्यूट कर रही है LIC का IPO लाने के लिए। ओके, अब 3.5% ही सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट कर रही है। तो आपको अगर याद होगा रुचि सोया के वक्त में भी मैंने आपको समझाया था कि जो होल्डिंग है ना, वो प्रमोटर का होल्डिंग 75% का होना चाहिए। तो अभी तो 96.50% होने वाला है फ़िलहाल ये IPO लाने के लिए। इसके बाद आगे जाके चांसेस हैं कि वो FPO भी लेके आएगी, जहाँ पे वो और ज़्यादा अपना जो स्टेक है वो रेड्यूस करेगी, तो FPO के थ्रू। फ़िलहाल अगर आप, लेकिन ये कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि आने वाले 1 साल तक वो FPO नहीं लाने वाली है। तो आने वाले 1 साल तक जो प्रमोटर होल्डिंग है वो एटलीस्ट 96.50% तो होने वाली है, इसकी गारंटी तो है। इसी के साथ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर 96.50% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3.5% ही रिटेल एंड बाकी इन्वेस्टर्स पब्लिक के पास होने वाला है। तो लिक्विडिटी का इशू आपको यहाँ पे आ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो।
ओके। आगे जाके जब एफपीओ लाएगी तब ऐसे भी इसमें रिटर्न्स ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कितना चल रहा है, इसके कट ऑफ प्राइस पे 949 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 60 रुपीज़ यानी 6.32 का। अब 949 कई लोगों के लिए सस्ता भी है क्योंकि इसमें 45 रुपीज़ का डिस्काउंट रिटेल एंड एम्प्लॉयज़ को भी मिल रहा है, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है पॉलिसी होल्डर को। तो उस हिसाब से आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 60 रुपीज़ का चल रहा है, यानी कि 6.5% का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरा डिसीजन है लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें लिस्टिंग गेन के लिए है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी है, लेकिन क्या मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना, अब लॉन्ग टर्म रखने वाली हूँ एलआईसी को, तो अभी तो मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पीएसयू स्टॉक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं शेयर प्राइस के मामले में। मैं बता रही हूँ, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर प्राइस के मामले में वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाते हैं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते हैं, रादर दैन वो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स या पीएसयू स्टॉक्स में आप आपको पसंद आता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। ओके। लिस्टिंग गेन के लिए, इसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इसने वैल्यूएशन अपनी काफ़ी अट्रैक्टिव रख ली है, तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं हमें अच्छे खासे। मेरा भी इंटरेस्ट इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही है, बट एज एन इन्वेस्टर मैं एलआईसी में एज अ इन्वेस्टर नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक तो इसका डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है, तो मार्केट शेयर इसका एनीवे घट रहा है, तो लोग धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ मूव करने लगेंगे। साथ ही डिविडेंड इनकम आपको हो जाएगा। तो अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो या फिर आप थोड़े मिडिल एज के ऊपर हो, तो आपके लिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सेफ स्टॉक की तरह काम करेगा। पर जो यंग लोग हैं उनके लिए ग्रोथ स्टॉक ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर लिस्टिंग गेन के लिए इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि चाहो तो इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म किसी के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।